चलिए, तो हेडिंग दीजिए आज स्प्लाइंस। स्प्लाइंस रह गए थे लास्ट पर। स्प्लाइंस, देखिए स्प्लाइंस क्या है। स्प्लाइंस ये चीज है, जैसे कल तक आपने देखा कि अगर ये शाफ्ट है सर्कुलर, सामने से दिख रही है। शाफ्ट को अगर आप लेंथ क्या लॉन्ग देखें तो कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। ये शाफ्ट है, ठीक। अब इस शाफ्ट पे आप क्या कर रहे थे, अभी तक कीवे बना रहे थे। कीवे तो क्रिएट कर रहे थे, उसमें की लगा रहे थे। तो ड्यू टू दिस कीवे शाफ्ट बिकम वीक। आप मटेरियल कट करके निकाल देंगे तो शाफ्ट वीक होगी नहीं होगी। तो ड्यू टू दिस कीवे शाफ्ट बिकम वीक टू ट्रांसफर दी टॉर्क, यानी शाफ्ट की टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी या पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ड्यू टू दिस कीवे रिड्यूस हो जाती थी, कुछ डिक्रीज कर जाती है। एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हमें कोई ऐसी कोई चीज माउंट करनी है, कोई पुली माउंट करनी है, कोई गियर माउंट करना है जिसमें एक्सियल मूवमेंट भी हमें देना है, तो हमें फेदर की का यूज करना पड़ रहा था। उसको स्पेशल प्रोविजन फिर करने पड़ रहे थे, ड्रिलिंग करनी पड़ रही थी, स्क्रू लगाने पड़ रहे थे, ऑल दैट। तो इन सभी का सॉल्यूशन क्या निकाला हमने, कि हमने ये निकाला कि नाउ की इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शाफ्ट। की जो है शाफ्ट में ही बनी हुई है, शाफ्ट इस शेप की होगी। अब की में जो है शाफ्ट में ही बनी हुई है, शाफ्ट में की जो है वो शाफ्ट में ही बनी हुई है। शाफ्ट को इस तरीके से शेप दी गई है कि उसमें की भी बना दी गई। तो जब इस तरीके की शाफ्ट होती है तो उसे कहते हैं स्प्लाइंड शाफ्ट। और इस की को, जो इंटीग्रल पार्ट है शाफ्ट का, इसे कहते हैं स्प्लाइन। इसे कहते हैं स्प्लाइन। तो यानी अगर ये चीज जो है सामने से देखेंगे तो कैसी दिखेगी, ऐसे ही दिखाई देगी आपको, ऐसे दिखाई देगी। तो स्प्लाइन इस तरीके से दिखाई देगा, यानी स्प्लाइन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शाफ्ट। अगर स्प्लाइन एक है तो ऐसे दिखेगा जनरली। फिर दीज स्प्लाइंड शाफ्ट आर यूज फॉर हैवी, बहुत लार्ज पावर ट्रांसफर करना है तब वहां पर हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कर देते तो वीक हो जाती शाफ्ट, तो शाफ्ट की स्ट्रेंथ और बढ़ गई की के लगे रहने से। तो दीज शाफ्ट आर यूज्ड इन हैवी ड्यूटी। तो जनरली स्प्लाइंस जो है ये पेयर में यूज होते हैं। ऐसा बात नहीं, अकेला भी यूज हो सकता है, स्प्लाइन अकेला भी हो सकता है, लेकिन जब लगा रहे हैं तो फिर हम नॉर्मली पेयर में ही यूज करते हैं। तो एक इधर है तो एक इधर होगा, और एक इधर है तो फिर एक इधर भी होगा। हो सकता है कि उसमें 4 स्प्लाइन लगे हो। ये कैसी शाफ्ट कहलाएगी, स्प्लाइंड शाफ्ट। ये शाफ्ट कहलाएगी स्प्लाइंड शाफ्ट। लिख लीजिए इसको, बना लीजिए स्प्लाइंड शाफ्ट। तो सैडल में भी तो ऊपर से ही लगा दिया है, सैडल में भी तो सैडल में तो की लगा रहे थे ऊपर से, इसमें की लगा नहीं रहे। इसमें तो की बनी हुई है, ऐसे मानो जैसे ये है, ये इसमें बना हुआ होता, ये की टाइप की दिख रही है ना सामने से, ये इसी का पार्ट होता। काट पीट करके अलग से नहीं लगाई हमने की। शाफ्ट को ही, जब शाफ्ट की आप लेथ मशीन पर जब इसकी ट्रिमिंग करके जब शाफ्ट बनाओगे आप, फॉर एग्जांपल कटिंग करके, फॉर एग्जांपल अगर आप लेथ मशीन पर बना रहे हो तो क्या करोगे, इस तरीके से कट करोगे कि उसमें की टाइप की बनी रही है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके की अगर चीज होगी, की होगी, तो उसे कहेंगे स्प्लाइन, और इस तरीके की शाफ्ट को कहेंगे स्प्लाइंड शाफ्ट। ये है, यानी ये शंख की टाइप की है, सैडल की टाइप की नहीं है। ये देखने में ऊपर से दिखेगी आपको शंख की, जो रेक्टेंगुलर शंख की थी या पैरेलल शंख की थी। बनाइए जल्दी जल्दी फटाफट इसको, स्प्लाइंड शाफ्ट। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए दीज आर इंटीग्रल पार्ट of the shaft. Shaft is
so designed that keys are broached in the shaft. Such shafts are known as splined shaft. Such shafts are known as splined shaft. क्या क्या फायदा होगा? टॉर्क ट्रांसमिटिंग, कैपेसिटी इंक्रीज, है ना, जो उसमें नहीं हो रहा था, अगर आप कीवे कट करते तो डिक्रीज होती, यहां पर उल्टा इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, अगला एक्सियल शिफ्टिंग of gears and pulleys is easy. अगर गियर्स वगैरह को शिफ्ट करना है आपको एक्सियली तो बड़ा आसान होगा। फेदर की को तो जोड़ना काटना पड़ रहा था, इसमें तो जोड़ना नहीं है ना, उस टेंशन से फ्री है हम। कल को स्क्रू लूज हो जाते उसके तब दिक्कत हो जाती फेदर की तो फेदर की को कल को रनिंग करते वक्त ड्यू टू वाइब्रेशंस और ऑल दैट लूज हो सकते हैं, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अक्सर कई बार पूछा जाता है, इसको अक्सर में ही हम यूज करते हैं गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स में तो यही यूज हो ही रही है, ये मानिए एकदम सर्टेन है, गियर बॉक्स में तो यही यूज हो रही है, क्योंकि वहां पर गियर्स को शिफ्ट करना होता है एक्सियली। जब आप गियर चेंज करते हैं एक गियर से दूसरे गियर में, तो गियर में आप उनको आगे तरफ पीछे की तरफ खिसकाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वहां यही यूज हो रही है। कहां यूज होगी? हैवी ड्यूटी शाफ्ट, हैवी ड्यूटी मशीन, हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में, जहां बहुत लार्ज पावर ट्रांसफर कर रहे हैं वहां इसका इस्तेमाल हम करें, है ना। तो कीवे की वजह से, यानी एक एडवांटेज इसका ये है कि कीवे की वजह से जो वीक हो जा रही थी शाफ्ट, वो प्रॉब्लम इसमें अब नहीं रहेगी। कीवे की वजह से आप लिख सकते हो, है ना, कि ये लिख सकते हो टॉर्क रिडक्शन ड्यू टू कीवे इज एलिमिनेटेड। एक अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हो। इसका क्या खास बात है कि टॉर्क रिडक्शन ड्यू टू कीवे टॉर्क रिडक्शन ड्यू टू कीवे इज एलिमिनेटेड। ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। टॉर्क रिडक्शन की वजह से जो टॉर्क रिडक्शन होता था कीवे की वजह से, वो प्रॉब्लम खत्म। आसान तो है ही है, जाहिर सी बात है। कई बार पूछा जाता है स्प्लाइन शाफ्ट कहाँ यूज की जाती है? गियर बॉक्सेस में स्प्लाइन शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए स्ट्रेंथ ऑफ संक की। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहा था मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ा सा हमें पढ़ देना। स्ट्रेंथ ऑफ संक की, तो जनरेटर का जो हैंडल होता है उसमें भी तो होती है, कहाँ होती है उसमें? जो शाफ्ट होती है जनरेटर की, उसमें कीवे कटा हुआ होता है, कीवे कटा हुआ होता है, उसमें स्प्लाइन कहाँ होती है? और इसमें भी तो सर होती है जो उसमें फिट होके तभी तो वो घूमता है। तो कीवे कटा होता है उसमें, तो ऊपर होना चाहिए। वो तो उसमें लीवर टाइप का होता है हैंडल में, वहाँ लीवर होता है, हाँ, लीवर होता है, वो तो ऊपर नीचे चलता है। वो कोई वहाँ की पे क्या है, वहाँ की क्या जरूरत है? वहाँ तो जस्ट थोड़ी देर की लॉकिंग सिस्टम बनाते हैं। वहाँ स्प्लाइंड कहाँ है? स्प्लाइंड तो वो है जहाँ पर की इंटीग्रल पार्ट हो, की उसमें बनी हुई कहाँ है? शाफ्ट में ही बनी हुई हो की, शाफ्ट में ही बनी हो, शाफ्ट में ही की बनी हो, इसी में बनी हुई हो की। कट करके नहीं लगाई गई हो, अलग से वेल्डिंग करके नहीं लगाई हो, शाफ्ट में ही बनी हो। शाफ्ट को यानी शाफ्ट को ही हमने जब काटा, इसका साइज जब छोटा किया तो यहाँ मटेरियल लगा रहने दिया, चारों तरफ से मटेरियल को हटाया हमने, लेकिन यहाँ पर मटेरियल लगा रहने दिया, तो बनेगी ये की टाइप की बन जाएगी। इसके आगे स्प्लाइन, मटेरियल को कुछ पोर्शन में हमने की साइज का लगा छोड़ दिया, वो कहलाएगी स्प्लाइन या स्प्लाइंड शाफ्ट। समझ में आ रही है इस बात? वो तो तुम जो बात कर रहे हो तो उसमें तो
कीवे होता है बाकायदा, कीवे होता किसी लिए, उस लीवर को लगाने के लिए, हैंडल जिससे एक तरफ लूज हो जाता है, वो एक तरफ वो चलता है, वो तो अलग प्रोविजन है। चलिए तो यहां है स्ट्रेंथ ऑफ द संक की, स्ट्रेंथ ऑफ संक की। संक की को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ संक की। हम सब चीजें देख लेंगे यहाँ पर, उसकी स्ट्रेंथ भी देखेंगे, उसकी टॉर्क ट्रांसमिशन की कैपेसिटी भी देखेंगे। हेडिंग सब हेडिंग दे सकते हैं आप, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ संक की, दोनों हेडिंग दे सकते हैं, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ संक की। अब देखिए साहब आप यहां पर पहले संक की बना लीजिए। संक की देखिए इस तरीके की होती है, ये संक की है। ये संक की है, ठीक है, ये संक की है, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी विड्थ है। ये संक की आपकी लेंथ है यहां से यहां तक, ये लेंथ है। ऐसी तो होगी संक की, इट मे बी रेक्टेंगुलर, मे बी स्क्वायर, मे बी पैरेलल, आई डोंट नो। देखने में वैसी कैसी लग रही है, टेपर्ड संक है ना, ठीक है। अब देखिए इसकी विड्थ है, ये थिकनेस है, इसकी जो कीवे में यहां जो जाएगी तो थिकनेस ही तो जाएगी, यहां पर जो जाएगी ये संकी की, यहां पर थिकनेस जाएगी। चलिए इसे और मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं यहां पर, अब ये जरूरत पड़ेगी इसकी मुझे, ठीक, कुछ इस तरीके की होगी। ये संक की कुछ आपकी इस तरीके से लगी होगी, जब यहां पर वर्किंग कर रही होगी तो ये ऐसे ऐसी तो संक की लगी हुई होगी यहां पर, सही बात है ना। थोड़ा गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन कई बार आता है, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए बड़ा आसानी समझा रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि संक की जो थिकनेस है आधी तो t/2 इसके कीवे में होगी। यही बात ही थी कि संक की वो की है जो आधा शाफ्ट के कीवे में रहती है, आधा पुली के कीवे में रहती है, तो इसका मतलब आधी रहेगी ऊपर t/2, ऐसी तो रहेगी संक की। अब ये जो पोर्शन है ये कहां फंसा हुआ होगा, पुली में, है ना। ये पोर्शन फंसा हुआ शाफ्ट में, पुली शाफ्ट को घुमाने की कोशिश करेगी तो यहां से, यानी ऐसा लगा दोनों के दोनों इस शंक की को यहां से शीयर ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही तो हो रहा होगा कुछ, ऐसे मानो ये चीज है कुछ, आधी ऐसे करके इसमें फंसी हुई है, आधी ऐसे, दोनों एक दूसरे को ऐसे करके धक्का दे रहे होंगे, ऐसे दे रहे होंगे, ये इसको ऐसे करके पुश कर रहा होगा, ये इसको ऐसे, है ना, यहां से, यानी शीयरिंग कहां हो रही होगी, इस एरिया पर, शीयरिंग इस एरिया पर। ये जब आगे को ऐसे धक्का देंगे तो पूरा पूरा खिसक के जाएगा ना, ये पूरा का पूरा यहां से खिसक के जाएगा, तो इसका शीयरिंग कहां हो रही होगी, इस एरिया पर, सही बात है ना। तो शीयर एरिया इस केस में कैसे निकालेंगे हम, ये क्या है लेंथ, ये क्या है विड्थ। शीयर एरिया निकालने के लिए क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, समझ में आ गई ये चीज, शीयर एरिया लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा, अगर जब मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो आप देख रहे हैं ये पिस जा रहा है, पिस रहा है नहीं पिस रहा, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो पिस भी सकता है, जरूर नहीं है कि वो स्लाइड कर जाए, हो सकता है यहीं की है ये पिस जाए फोर्स की वजह से, क्रश कर जाए, पिस जाना मतलब क्रश कर जाए। तो दूसरा फेलियर भी हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, क्रशिंग फेलियर। जब मैं इधर से फोर्स लगाऊं, इधर से फोर्स लगाऊं, तो हो सकता है ये क्या कर जाए, क्रश कर जाए, क्या कर जाए, क्रश, यानी पिस जाए। अब पिसने के लिए कौन से एरिया में लगा रहे हैं फोर्स, पीसने के लिए किस पर, पीसने के लिए किस पर लगा रहे हैं, इसी को तो पीस रहा होगा ये यूं, अब खिसक थोड़ी नहीं रहा, खिसकेगा तो पूरे पे खिसकेगा, भाई ये हाथ रखा हुआ खिसकेगा तो पूरे पे खिसकेगा, है ना, लेकिन पिसेगा तो ये वाला पिसेगा। तो अगर क्रशिंग एरिया निकालोगे तो कौन सा एरिया निकालोगे, ये वाला, क्रशिंग एरिया निकालोगे तो सामने वाला, शीयर एरिया निकालोगे तो ऊपर वाला। अब क्रशिंग एरिया निकालोगे तो जितना मेरे हाथ में दबा हुआ है उतना ही तो निकालोगे, और हाथ में यानी एक वक्त में या तो पुली में निकाल लो या शाफ्ट में निकाल लो, तो कितना दबा हुआ है, आधा, t/2। यानी यहां पर अगर हम मार्क करें तो इस तरीके से मार्किंग हो जाएगी, यानी t/2 नीचे पुली में होगा, शाफ्ट में होगा, t/2 ऊपर
तो अगर आपको क्रशिंग एरिया निकालना है तो ये वाला तो हो जाएगा आपका क्रशिंग एरिया। अच्छा बना लीजिए डायग्राम, ये क्या होगा आपका क्रशिंग एरिया। सिमिलरली अगर आपको निकालना है शियर एरिया, तो शियर एरिया कौन सा होगा, ऊपर वाला, ये वाला एरिया होगा शियर एरिया, ये होगा आपका शियर एरिया। तो शियर एरिया कितना हो गया, L इंटू डब्ल्यू, L इंटू डब्ल्यू हो गया शियर एरिया, और क्रशिंग एरिया हो गया आपका इक्वल टू L इंटू टी बाई 2। समझने के लिए समझ भी लीजिए और रटने के लिए रट भी लीजिए। क्रशिंग एरिया L इंटू थिकनेस बाई 2, शियर एरिया L इंटू विड्थ। ये कई बार पूछा गया है। अब वहां पर क्योंकि L T W जरूरी नहीं है L T W हो, वहां कोई और लेटर दे रखा हो P V W N कुछ भी कह सकता है ना वो, तो आपको याद जो है फॉर्मूला नहीं रखना है, आपको याद रखना है शियर एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, ऐसे। शियर एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, और आपका क्रशिंग एरिया होता है लेंथ इनटू थिकनेस का या डेप्थ का। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए आप इसकी स्ट्रेंथ, इसका मतलब दो केस में ही चेक करेंगे। आपकी की या तो शियर में फेल कर सकती है या क्रशिंग में। जिस केस में वीक होगी उस केस में फेल कर जाएगी। अगर उसकी शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्रशिंग स्ट्रेंथ कम है तो क्रश कर जाएगी, और अगर शियर स्ट्रेंथ कम है तो शियर कर जाएगी। जिस केस में वीक होगी उसी केस में तो फेल करेगी। क्यों? अगर दो स्ट्रेंथ दे रखी है आपको की के साथ इसकी शियर स्ट्रेंथ 100, क्रशिंग स्ट्रेंथ 50, तो कैसे फेल करेगी? क्रशिंग। ठीक है ना? दे रखा है साथ इसकी शियर स्ट्रेंथ 50 है और क्रशिंग स्ट्रेंथ 80 है, तो शियर फेल कर जाएगी। यानी जिस केस में वीक होगी उस केस में फेल करेगी। क्यों? दूसरे केस में फेल करने से पहले उस केस में वो फेल कर जाएगी। जैसे कमजोर होगी वहां फेल कर जाएगी। सिंपल ना? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप दोनों ही स्ट्रेंथ निकालेंगे। हम इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, इसकी शियर स्ट्रेंथ। तो चलिए लिख लीजिए पहले यहां पर स्ट्रेंथ में क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब क्रशिंग फोर्स निकालेंगे इसका, कितना क्रशिंग फोर्स झेल लेगी। क्रशिंग स्ट्रेंथ का मतलब कितना क्रशिंग फोर्स झेलेगी। ठीक है ना? तो क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम that crushing stress of material of key। भाई क्रशिंग स्ट्रेस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा तो नहीं लगा सकते आप। क्रशिंग स्ट्रेस उसमें जो मटेरियल की क्षमता है उससे ज्यादा तो नहीं लगा सकते क्रशिंग स्ट्रेस। तो कह रहे हैं लेट क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ की इज सिग्मा सी। ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेस है मटेरियल की जो क्षमता है वो कितनी है, सिग्मा सी। तो क्रशिंग फोर्स क्या होता है आप मुझे बता दीजिए जरा फटाफट। क्या होता है? क्रशिंग एरिया इनटू क्रशिंग स्ट्रेस, यही तो होता है क्रशिंग फोर्स। आपने इतना तो सोम पढ़ी होगी ना, फोर्स इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रेस। अब कौन सा फोर्स निकालना है, वो वाली स्ट्रेस। ठीक है ना? तो स्ट्रेस फोर्स इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू, सही बात है। क्रशिंग के केस में एल टी बाई 2 सही है। ये तो फटाफट से देर वाली क्यों? ठीक है ना? अब इसका निकालते, ये तो आ गई क्रशिंग स्ट्रेंथ जिसकी बात कर रहे थे, यानी फोर्स आ गया, इतना फोर्स ये बियर कर लेगी। ठीक है ना? अब निकालते हैं टॉर्क। टॉर्क निकालते हैं, यानी क्रशिंग के केस में कितना टॉर्क ट्रांसफर करेगी, क्रशिंग के केस में कितना टॉर्क ट्रांसफर करेगी। अब जनाब आप जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही तो होता है टॉर्क। किसी चीज को घुमा रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में कहां लग रही होगी, कहां लग रहा होगा फोर्स? फोर्स यहीं पर लग रहा होगा, शाफ्ट के बिल्कुल डायमीटर पर, शाफ्ट के डायमीटर पर। शाफ्ट किसके अबाउट घूम रही होगी? अपने एक्सिस के अबाउट। यानी कितना होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? d बाई 2। सही है ना? शाफ्ट के डायमीटर का हाफ रेडियस, ठीक है ना? तो टॉर्क क्या आ गया सर? टॉर्क आ गया F मेरा आ गया सिग्मा सी L T बाई 2 इंटू D बाई 2। ये आ गई टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। आगे जरा देर में इन केस ऑफ किसमें आइए? इन केस ऑफ क्रशिंग, इन केस ऑफ क्रशिंग। ठीक है ना? चलिए अब हम बात कर लेते हैं शीयर स्ट्रेंथ की। इसी में हेडिंग दे दीजिए शीयर स्ट्रेंथ। थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे। शीयर स्ट्रेंथ में क्या अज्यूम करेंगे आप? शीयर स्ट्रेस मटेरियल की वो मान लेते हैं टाउ है ना? अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब टाउ का क्या मान लिया हमने यहाँ पर? शीयर स्ट्रेस ऑफ द की मटेरियल। ऊपर तो लिख लिया है पूरा पूरा, अब नहीं लिखेंगे ज्यादा बेकार में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं सब शीयर फोर्स का। शीयर फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? शीयर स्ट्रेस इनटू शीयर एरिया, है ना? तो क्या है? L इनटू W। तो आप थोड़े तेज हो गए ना, थोड़ा जल्दी करेंगे, ऐसा थोड़ी ना उसको भी पूरा स्टेप लिखें। ठीक है, ये आ गया शीयर फोर्स आ गया टाउ इनटू L इनटू W। आपसे पूछा जाए शीयर फोर्स तो ये बता देंगे टाउ, बस वहां पर सिग्मा सी की जगह टाउ कर देंगे, L इनटू W, वहां पे L इनटू T बाई। ठीक है, अब टॉर्क भी लिख दीजिए फटाफट, फिर देर मत करिए। टॉर्क, शीयर टॉर्क कितना कर दी? क्रशिंग का टॉर्क, ये शीयर का टॉर्क। शीयर के केस में टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ L W इनटू D बाई 2। ये शीयर का टॉर्क आ गया। सही बात है ना? क्लियर? अब यहीं पर एक सब हेडिंग दीजिए इक्वली स्ट्रॉन्ग की। यहीं पर एक हेडिंग दीजिए सब हेडिंग इक्वली स्ट्रॉन्ग की। सब हेडिंग दे दीजिए, नेचर में टर्म होने जरूरत पड़ेगी इसकी। इक्वली स्ट्रॉन्ग की, इक्वली स्ट्रॉन्ग की इन शीयर एंड क्रशिंग, एंड क्रशिंग। इक्वली स्ट्रॉन्ग की इन शीयर एंड क्रशिंग। मतलब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब आप कोई ऐसी की डिजाइन करने जा रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ शीयर में और क्रशिंग में सेम है। आपसे हमने ये कहा है कि साहब ऐसी की डिजाइन करिए जिसकी शीयरिंग स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ दोनों सेम हो। अब डिजाइन का मतलब क्या है? आपको उसकी लेंथ एंड विड्थ बतानी है। लेंथ, सॉरी विड्थ में नहीं, लेंथ की नहीं, विड्थ एंड थिकनेस। लेंथ तो बाद की बात है, बहुत बाद में आएंगे। तो ये बतानी है आपको। जब इक्वली स्ट्रॉन्ग की है तो ट्रांसफर क्या होता है? टॉर्क। भाई अगर शाफ्ट है तो शाफ्ट फोर्स थोड़ी ट्रांसफर की, शाफ्ट क्या ट्रांसफर कर रही होगी? टॉर्क। इसीलिए हम टॉर्क तक लेकर के आए उसे अल्टीमेटली। तो अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग की है तो इसका मतलब जो टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी होगी सेम। सही बात है ना? तो लिख लीजिए फॉर इक्वली, हेंस डायरेक्ट लिखें, वैसे तो एक लंबी सी लाइन लिख सकते हैं कि फॉर इक्वली स्ट्रॉन्ग की टॉर्क इज सेम। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां पर ना, फॉर इक्वली स्ट्रॉन्ग की, हेंस टीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? टीसी। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट बना करके स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके घेर दीजिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पूछने के लिए, यही पूछ ले, पहले स्टेप ही पूछ ले, इसीलिए पूरा ड्राइव करा रहा हूँ। आपको मालूम वो चीजें ड्राइव कराता हूँ जो आती है। कहीं इतना ही पूछ ले कि इक्वली स्ट्रॉन्ग की के लिए कंडीशन क्या है, आपको रट के जाए लास्ट वाला ऑप्शन, और वो एक ही ऑप्शन उसमें सही यही दे रखा हो, टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी सेम, दैट इज टीएस इक्वल टू टीसी। सही बात है, ये भी सही बात है। तो अब दोनों को इक्वल कर दिए, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों को उठा के रख दीजिए बराबर। रखिए फटाफट बराबर। सिग्मा सी एल टी बाई 2 इंटू डी बाई 2 इक्वल टू टाउ एल डब्ल्यू इंटू डी बाई 2। फटाफट रखिए, बताइए क्या आया? एल से एल कट गया, डी बाई 2 से डी बाई 2 कट गया, सिग्मा सी टी बाई 2 इक्वल टू डब्ल्यू टाउ। ये एक रिलेशन आ गया।
इक्वली स्ट्रॉन्ग की का ये रिलेशन आ गया। अब इसे इधर उधर को जैसे भी घुमा करके वहां लिख दे, आप इसमें से ढूंढ लेंगे, जैसे भी वहां पर घुमा करके रख दे इसे आपको, कभी कह देगा सिग्मा सी इक्वल टू दिस दिस दिस, कभी टाउ इक्वल टू दिस दिस दिस, कुछ भी कहेंगे, निकाल लेंगे ना, मिला देंगे आंसर इसमें से आप। लेकिन जो एक आंसर आता है अक्सर उस तक हम पहुंचा देते हैं आपको आज ही। अब क्या हो जाएगा देखिए, सिग्मा सी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 2 टाउ, टाउ यहां टाउ, यहां टाउ 2 टाउ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ये हमने घुमा दिया, सिग्मा सी के नीचे टाउ को ले आए और डब्ल्यू के नीचे टी को ले गए, ऐसे कर दिया हमने। एक रिलेशन ये आपके पास बन के तैयार हो गया। ठीक है साहब। अब देखिए एक पॉइंट लिखिए, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे फॉर ऑलवेज, बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज फॉर माइल्ड स्टील, for mild steel sigma c is near about equal to 2 into tau। ध्यान रखिए क्या होता है माइल्ड स्टील के लिए, क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी उसकी क्रशिंग स्ट्रेस करीब करीब शीयर स्ट्रेस की कितनी होती है, 2 गुना। ये आपने हो सकता है जब आपको मशीन ले जाने किसी ने पढ़ाई होगी तो उसने भी बताया होगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो कहीं बुक में देख लीजिएगा वो बता ही जाएगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ बता दी नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो ये क्या याद रखेंगे, शियर स्ट्रेस जो है वो आधी होती है क्रशिंग स्ट्रेस, करीब करीब आधी, एग्जैक्टली आधी नहीं, करीब करीब, नियर अबाउट हाफ होती है माइल्ड स्टील के लिए। और एक क्वेश्चन छोटा सा करीब बार बार आता भी है और पहले ही दिन लिखा था ये, आज हम फिर से आपको पॉइंट आउट कर देते हैं कि किस मटेरियल की बनी होती है, माइल्ड स्टील। जनरली माइल्ड स्टील की ही होती है, वैसे जरूरत पड़ने के हिसाब से हमने कल कहा प्लास्टिक के खिलौना है तो प्लास्टिक की भी यूज करेंगे वो। अब प्लास्टिक का टॉय बना रहे हो तो उसमें माइल्ड स्टील थोड़ी, प्लास्टिक की लगाओ, इसका मतलब पावर ट्रांसफर बहुत छोटा सा हो रहा होगा। तो जनरली हमारी मशीन्स में, जो हमारी हैवी ड्यूटी मशीन है, वहां हम किसकी बना रहे हैं, वो माइल्ड, इसीलिए लिखा था कल पहली लाइन लिखा था इट इज माइल्ड स्टील पीस, है ना, लिखा हुआ पहली लाइन में, ठीक है ना। चलिए तो अब अगर ऐसा हो गया तो बताइए ये चीज क्या हो जाएगी कट पिट करके 1 सिग्मा सी इक्वल टू 2 टाउ, ये क्या हो गया यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू T, यानी की कैसी हो जाएगी आपकी, इसका मतलब जब W इक्वल टू T स्क्वायर की, एग्जैक्टली, तो इसका मतलब स्क्वायर की इज इक्वली स्ट्रॉन्ग की, यही तो निकल के आ रहा है यहां से कंक्लूजन, स्क्वायर की इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। लिख लीजिए तो पॉइंट बना करके, हेंस स्क्वायर की इज इक्वली स्ट्रॉन्ग की, स्क्वायर की इज इक्वली स्ट्रॉन्ग की, स्क्वायर की इज इक्वली स्ट्रॉन्ग की, सही है। अब दो तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, दो तरीके से क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो कहता है कि इक्वली स्ट्रॉन्ग की कौन सी होती है, तो आप आंसर देंगे वहां पर स्क्वायर की। कभी कभी ये भी आता है कि इफ की, सॉरी, स्क्वायर की कैसी की है, उल्टा भी कह सकता है, स्क्वायर की कैसी की है, तो वो कैसी है, इक्वली स्ट्रॉन्ग। या ये भी कह सकता है कि इक्वली स्ट्रॉन्ग की कंडीशन क्या है, तो इक्वली स्ट्रॉन्ग की कंडीशन क्या है, तो उसकी विड्थ जो है उसकी थिकनेस के बराबर होगी। कई तरीके से क्वेश्चन वो कर देता है छोटे छोटे। तो एक लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट मार के लिख लीजिए फटाफट, जैसे हमने कहा कि लेंथ का भी एक डेरिवेशन है छोटा सा, लेंथ वाला डेरिवेशन इसमें टॉर्क में छिपा हुआ है, टॉर्क में छिपा हुआ है, वो जनरली हम नहीं करते हैं उसको, हम डायरेक्ट उसका लिख दे रहे हैं कि लेंथ इक्वल टू होती है पाई बाई 2 इंटू डी, लेंथ ऑफ द की। लेंथ ऑफ द की कितनी होती है, वो डेरिवेशन की उसकी कोई खास जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं लेंथ इक्वल टू कितनी होती है, पाई बाई 2 इंटू डी, लेंथ ऑफ द की। पूछा जाएगा आपसे लेंथ ऑफ द की कितनी है, तो वो है पाई बाई 2 इंटू डी इज द लेंथ ऑफ द। ठीक है। अब इसको जो और थोड़ा बढ़ा दीजिए, पाई की वैल्यू रख कर कर दी, कितना हो जाएगा ये 1.71,
इंटू डी। कहीं ऐसे लिख रहा हो वहां पर 3.14 को जो डिवाइड करो 1.71 आ जाएगा ना, तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है पाई बाई, कई बार तो पाई बाई 2d ही आया है आंसर, कई बार 1.71d भी आया है, दोनों को देखना है, ठीक है ना। कहीं बाई चांस ये आंसर आया और आप वो वाले ढूंढते रहे। 1.57 अच्छा 1.57, अच्छा 1.5 सही, 1.57 सही बात, बिल्कुल करेक्ट, 1.57 होगा, 1.57 सही, ठीक है ना। 3.14 का आधा करिए 1.57 का, तो ये भी आंसर आ सकता है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए लास्ट में, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट देखिए ये है कि अगर हमारी जो शाफ्ट है इधर से पावर आ रही है, पावर कई तरफ से आ सकती है, पावर इधर से भी आ सकती है, पावर इधर से भी, फॉर एग्जांपल ये अगर इंजन शाफ्ट है, इंजन इधर है तो पावर इधर से आ रही होगी, इंजन हमारा इधर है तो पावर इधर से आ रही होगी। तो अगर पावर इधर से आ रही है तो फिर ये कहते हैं कि क्या की में पूरी में सेम स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी, पूरी की में लेंथ के अलोंग एक बराबर स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी, जितनी इस एंड पर है उतनी यहां पर स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है, स्ट्रेस पूरी की में यहां पर इसका जिधर से पावर आ रही है, आप भी जान रहे हैं, चार लड़के खड़े हैं, सामने से धक्का मारे, सबसे ज्यादा फोर्स कौन बियर करेगा, फ्रंट वाला लड़का। वो बात अलग है, पूरा का पूरा फोर्स वहां तक ट्रांसफर हो रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बियर कौन करेगा, फ्रंट वाला, उससे कम उसके वाला, उससे कम, यानी फोर्स आगे की तरफ जो है इसमें डिक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब इसमें स्ट्रेस भी डिक्रीज होती जाएंगी, यानी पावर इनपुट एंड से पावर एग्जिस्टिंग एंड तक पीछे की तरफ जिधर से पावर इनपुट हो रही है उधर स्ट्रेस ज्यादा होगी, दूसरे एंड की तरफ स्ट्रेस कम होगी। और ये जो वेरिएशन है ये एक्सपोनेंशियली होता है, ये पूछा जाता है, लिख लीजिएगा भी, ये वेरिएशन कैसे होता है इसमें, एक्सपोनेंशियली। एक तो ये, अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेस कैसे वेरी करती है की में, तो क्या लिखोगे, स्ट्रेस वेरी करती है की में एक्सपोनेंशियली फ्रॉम इनपुट एंड टू आउटपुट एंड, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है की को डिजाइन कैसे करते हैं, की को डिजाइन कैसे करते हैं। जब हमने की को डिजाइन किया यहां पर आपके सामने, तो हमने कहीं की में ये माना कि इधर स्ट्रेस कम थी, इधर ज्यादा थी, इधर कम थी, उधर ज्यादा थी, नहीं, ऐसा नहीं करते हम। तो हम डिजाइन करते वक्त क्या मानते हैं, पूरी की में स्ट्रेस है सेम। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। अगर आपसे पूछा जाए की को डिजाइन कैसे करते हैं, तो ये अज्यूम करके करते हैं कि स्ट्रेस इज सेम इन होल की। अगर आपसे पूछा जाए कि की में स्ट्रेस होती कैसी है, तो कहेंगे की में स्ट्रेस ग्रेजुअली वेरी करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और ये वेरिएशन भी कैसा है, एक्सपोनेंशियल। तो लिख लीजिए दोनों पॉइंट। नंबर पॉइंट 1 लिखिए, द स्ट्रेस इन की, द स्ट्रेस इन की along its length, stress in की along its length vary exponentially, vary exponentially। अगला दूसरा पॉइंट लिखिए, की आर डिजाइंड assuming stress is same in whole की। देखिएगा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, की आर डिजाइन assuming stress is same in whole की, ये हो गया एक। अब देखिए एक बड़ा सादा सा क्वेश्चन आता है, उसमें क्या लिखा रहता है, देखिए ऑप्शन ऐसे लिखे रहेंगे, शाफ्ट की, शाफ्ट, शाफ्ट, शाफ्ट की, ऐसे करके इनको तीन है, 3-4 तरीके से अरेंज कर देगा। पूछेगा पावर ट्रांसमिशन का ऑर्डर क्या है, पावर ट्रांसमिशन का ऑर्डर क्या है, पावर कैसे ट्रांसफर होगी, सॉरी शाफ्ट, एक में होगा शाफ्ट, अगला ऑप्शन होगा शाफ्ट की पूरी, मतलब बना सकता है। अब देखिए पावर कैसे ट्रांसफर, या एक ऑप्शन देखिए, एक तो ये भी सही ऑप्शन है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ऊपर वाला कहां से,
नीचे वाला सही है। हाँ, एक ऑप्शन सही वाला देखिए, ये भी हो सकता है पुली की शाफ्ट, ये भी सही हो सकता है। तो आपको बस यही ऑप्शन मौजूद देखना है, वो कहेगा पावर ट्रांसमिशन की सीक्वेंस क्या है, तो पावर कैसे ट्रांसफर होगी, पुली से की में, की से शाफ्ट में, या अगर रिवर्स आ रही है तो शाफ्ट से की में, की से पुली में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनता है ना। बस एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा, जो कल इन्होंने एक क्वेश्चन पीछे पूछा भी था कि आज का आंसर मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, सबसे वीकेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा शाफ्ट, पुली एंड की में? सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा? की। एग्जैक्टली, रीजन बताइए इसका क्यों, फिर ये भी आंसर आता है। नहीं, फिर भी क्यों बना रहे हो? दोनों तरफ से उसी को एडजस्ट करना है, दोनों तरफ से उसी की पिटाई होनी है तो मजबूत होना चाहिए ना। यही तो कहना चाह रहे हो, दोनों तरफ से उसी को एडजस्ट करना है, उसी को पिटना है तो पिटने वाला ज्यादा मजबूत होना चाहिए, ये भी मारेगा और वो भी मारेगा, तो ताकतवर डबल होना चाहिए ना। रीजन इज दैट मियां कि यहाँ पिटाई नहीं हो रही, यहाँ क्या हो रहा है, पावर ट्रांसफर कर रही है। की इज द चीपेस्ट एलिमेंट, की इज द चीपेस्ट एलिमेंट। सिंपल सी रॉड है, ये जरा सी टूट गई, दूसरी लगा दो कट करके, और पुली टूट गई आपकी सैकड़ों रुपए की होगी, और शाफ्ट टूट गई तो अब तो माल होनी है नहीं है। तो आप क्या बनाएंगे, इसका मतलब वीकेस्ट एलिमेंट किसे बनाएंगे, की को, जिससे कि अगर कल को ओवरलोडिंग हो जाए, किसी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है अचानक से, गाड़ी अचानक से किसी पहाड़ी पे चढ़ने लगे, या कोई आगे कोई बम्प आ जाए, कुछ हो जाए, किसी वजह से ओवरलोडिंग हो जाए, तो क्या टूटे आपकी, की टूटे, जिससे कि आपका शाफ्ट, आपकी पुली या अदर पार्ट्स सेफ बचे रहें। दैट्स व्हाई की विल ऑलवेज बी वीकेस्ट एलिमेंट। तो लिख लीजिए, की इज द वीकेस्ट एलिमेंट, की इज द वीकेस्ट एलिमेंट। की इज द वीकेस्ट एलिमेंट बिकॉज इट इज चीपर, बिकॉज इट इज चीप, इतना लिखिए, बिकॉज चीपर, फिर आगे कंपेयर भी करना पड़ेगा, दोनों से ही चीप है बस, बिकॉज इट इज चीप। सो बड़ा क्या बोला, अगला स्टेप लिखिए, सो समटाइम इट एक्ट, so sometime it act as a safety device, sometime it act as a safety device। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, और मालूम क्वेश्चन कहाँ डालेगा, इसे उठा करके आप पढ़ोगे सेफ्टी डिवाइसेस को, पढ़ोगे आप बॉयलर्स में, जब आपको पढ़ाया जाएगा पावर प्लांट तो वहां सेफ्टी डिवाइस पढ़ोगे, और वहां पूछा जाएगा सेफ्टी डिवाइस क्या है। वहां दो चीज होती हैं, एक सेफ्टी डिवाइस होती है, एक एक्सेसरीज होती है। डिटेल पढ़े, और माउंटिंग, हां बिल्कुल, माउंटिंग और एक्सेसरीज। तो माउंटिंग सेफ्टी डिवाइस है, अब कहेगा यहाँ पर, और वहां नाम लेगा सेफ्टी डिवाइस कौन सी है, किसी भी बॉर्डर माउंटिंग का नाम नहीं होगा, सब एक्सेसरीज होंगी, और एक लिख रखी होगी वहां पर, एक लिख रखी होगी। वो कोई ये थोड़ी कहना कि बॉयलर की बताइए सेफ्टी डिवाइस, वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, उस बॉयलर मेंशन नहीं होगा, वो कहेगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस। पहला ही ऑप्शन बॉयलर वाली से शुरू करेगा, तो आपके दिमाग में जाएगा अच्छा बॉयलर वाली सेफ्टी डिवाइस पूछ रहा है, तीनों लिख रखी होंगी उसमें एक्सेसरीज, आप तीन में से ढूंढने की कोशिश करोगे, एक लिख रखी होगी की आल्सो एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस, ओवरलोडिंग के केस में खुद टूट करके दूसरों को सेव करने। क्लियर यहां तक? अब कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।